जय हिंद दोस्तों। मैं मयंक पवार आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। आज का टॉपिक है वर्ल्ड वॉर सेकंड। इसका एक सेशन पहले हो चुका है, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पहले ही हो चुका है, मैंने पढ़ा दिया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो जिन बच्चों ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ पहले जाके वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वीडियो देखें, ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि वर्ल्ड वॉर सेकंड की उत्पत्ति कैसे हुई और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वीडियो कैसे आई, यानी कि वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ। ठीक है, आज हम जानेंगे हिटलर के बारे में। हिटलर एक तानाशाह कैसे बना। आज हम जानेंगे मुसोलिन के बारे में। हम देंगे फांसीवाद क्या है, नाजीवाद क्या है। आज हम काफ़ी सारे एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे चलते हैं। मैं आप सभी को कुछ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहूँगा। जिन बच्चों ने वीडियोस देखी हैं वो एक बार थोड़ा रिकैप कर लें कि वर्ल्ड वॉर सेकंड की उत्पत्ति कैसे हुई। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान ही वर्ल्ड वॉर सेकंड की नींव रख दी गई। वो कैसे रखी गई आज हम फिर से थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और फिर डिटेल में आके वर्ल्ड वॉर सेकंड पढ़ेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम हम देख लेते हैं एक बार। ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और टर्की पराजित हुए, यानी कि जो सेंट्रल पावर्स थी इन्हें हम क्या बोलते थे, धुरी राष्ट्र। ठीक है, और दूसरा क्या था, अलाइड पावर्स। अलाइड पावर्स कौन सी थी, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और यूके, वो विजयी हुए। यानी कि अलाइड पावर इसमें जीतती हैं, सेंट्रल पावर्स हारती हैं। अलाइड पावर्स को हमें हिंदी में बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे, मित्र राष्ट्र। ठीक है, और सेंट्रल पावर्स को क्या बोलते हैं, धुरी राष्ट्र। आप सभी देख पा रहे होंगे जो ग्रीन ग्रीन कलर से जो मार्क हो रखे हैं इस मैप पर। रशिया है, फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है, बेल्जियम है, ये क्या है, अलाइड पावर्स हैं। और सेंट्रल पावर कौन सी, जो पिंक कलर से है, जो ऑस्ट्रिया हंगरी है, जर्मनी है, बुल्गारिया है, ऑटोनम एम्पायर है, ये सब। ठीक है, तो आप सभी को एक बार फिर से याद दिला दूं मैं, जो जीते थे वो कौन से थे, अलाइड पावर्स, और जो हारे थे वो कौन से थे, सेंट्रल पावर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आप सभी को अगर याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में एक, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वीडियो में एक वर्साई संधि के बारे में बताया था, जो कब हुई थी, 28 जून 1919 को हुई थी। आज हम उस संधि को और डिटेल में जानेंगे कि उस संधि में हुआ क्या था, जिससे वर्ल्ड वॉर सेकंड की नींव इसी संधि के दौरान रखी गई थी। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइस, यानी कि 28 जून 1919 को ऐसा क्या हुआ, वो हुआ ऐसा कि पेरिस में 1919 में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, इस सम्मेलन में सभी विजय राष्ट्र, यानी कि कौन कौन, अलाइड पावर्स शामिल हुए। लेकिन सम्मेलन के निर्णयों में पर निर्णायक प्रभाव अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, यानी जो वुडरो विल्सन है वो कौन है, आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये कौन है, अमेरिका के राष्ट्रपति। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, ये हैं लॉयड जॉर्ज। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन, जॉर्ज किलमेशू, ये हैं। अब आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि इन शांति सम्मेलन में सिर्फ और सिर्फ विजयी राष्ट्रों को बुलाया गया, और उसमें से भी 3 मुख्यतः को ही बुलाया गया। जो कौन कौन से थे, जो मोस्ट पावरफुल थे, वो कौन सा थे, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को। आप सभी को मैं एक, इन तीनों के ऊपर एक तथ्य आता है वो मैं बताना चाहूँगा कि होता ही है कि जो युद्ध होता है, यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो लड़ा जाता है वो नौजवानों के द्वारा लड़ा जाता है, और इनका जो निर्णय होता है, यानी कि जो सम्मेलन के अंदर इनके जो नियम बनाए जाते हैं वो कौन बनाते हैं, बूढ़े। आप इनकी एज देख सकते हैं, ये 63 ईयर्स के हैं, ये 56 ईयर्स के हैं, और ये 70 ईयर्स के हैं। तो आप इनकी एज देख सकते हैं कितने ओल्ड हैं, और इन्हीं के द्वारा नियमों का गठन किया गया, और साथ में इन नियमों को आगे जाके बहुत झेलना पड़ा। ठीक है, अब वर्साई संधि एक बार फिर से समझा दूं, ये 1919 कब, 28 जून को हुई थी, कहाँ पे, पेरिस में। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो विजयी राष्ट्र थे, यानी कि अलाइड पावर्स को बुलाया गया, और उसमें भी मुख्यतः 3 राज्यों को बुलाया गया, और उन्हीं के द्वारा नियम गठन किया गया। ठीक है, इसमें जो हारे हुए राज्य थे उनको इसलिए नहीं बुलाया गया ताकि वो कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए अगर कोई नियम बने। ठीक है, और इस वर्साई संधि के तहत ही
सबसे ज्यादा यानी कि मुख्यतः वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का कारण किसको बताया गया है? जर्मनी को बताया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आप सभी को मैं बता दूं, ये उस समय का मैप है जब जर्मनी बिल्कुल टूटा हुआ था, यानी कि जब अलाइड पावर्स जीत गई थी तो उन्होंने सेंट्रल पावर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। यानी जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी से ये कैच रिपब्लिक को अलग कर दिया था, ठीक है, सोल्विया को अलग कर दिया था, ठीक है, और जर्मनी से कोनपनगन को अलग कर दिया था। अब आगे देखते हैं। एक और संधि हुई थी ट्रीटी ऑफ सर्व्स, यानी कि जो कब हुई थी? 10 अगस्त 1920 में ट्रीटी ऑफ सर्व्स की। इसमें ऑटोनॉम साम्राज्य को तोड़ा गया। और ऑटोनॉम साम्राज्य को क्यों तोड़ा गया? ताकि इनकी जो एरिया है वो अपने अंतर्गत कर लिया जाए और इनको बिल्कुल नाजुक बना दिया जाए, जैसे ये आगे भविष्य में दोबारा युद्ध ना कर सके। जो ईरान था, यानी कि जो तत्कालीन ईरान है, वो किसने ले लिया था? ब्रिटेन ने ले लिया था। ठीक है, ये वाला जो ईरान था उस समय, वो किसने ले लिया था? ब्रिटेन ने। और ये जो ये वाला क्षेत्र था, यानी ये जो रेड सर्कल से मैंने मार्क करा, ये किसने ले लिया था? इटली ने ले लिया था। यानी ऑटोनॉम साम्राज्य को पूरा तोड़ दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जर्मनी यानी कि जो हारे हुए थे, यानी सेंट्रल पावर्स जो हार गए थे, जो राज्य हार गए थे, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। अब जो उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, यानी कि उनकी नए नए क्षेत्र बन चुके हैं कि ये सेक्शन ये बन चुका है, तो फिर क्या होने लगा? यानी कि नए नए राज्यों का निर्माण होने लगा। यूरोप में क्या हुआ? जो 12,000 मील लंबी नई सीमाएं बनी। अब जब ऑब्वियस सी बात है, इनको अगर अपने क्षेत्र में इंक्लूड करेंगे तो नए राज्यों की सीमा बनानी पड़ेगी, ताकि कोई और दूसरा राज्य इस सीमा को हड़प ना ले। और फलस्वरूप क्या हुआ? शास्त्रों, यानी कि उसके लिए सैनिक भी चाहिए, उसके लिए शस्त्र भी चाहिए, कि होड़ फिर से चलने पड़ी। अब नई नई सीमाएं बनेंगी तो उसकी सुरक्षा के लिए सैनिक बल भी चाहिए होगा, शस्त्र भी चाहिए होंगे। तो इसलिए जो होड़ थी हथियारों की, सेनाओं की, वो फिर से चलने लग गई। इस संधि में कुल 440 धाराएं थी। किस संधि में? वर्साई की संधि में 440 धाराएं थी। जर्मनी को सबसे अधिक नुकसान पूर्वी सीमा पर उठाना पड़ा। वो क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि ये, माफ कीजिएगा, ये क्योंकि है इस तरफ के आधुनिक भूभागों को छीनकर नवनिर्मित पोलैंड को दे दिया गया। यानी कि जो जर्मनी का ऊपरी जो क्षेत्र था, यानी कि पूर्वी क्षेत्र जो बोलते हैं हम उसे, वो उसका जो क्षेत्र था भूभाग वाला, वो छीनकर किसको दे दिया गया? पोलैंड को दे दिया गया। ठीक है, एक बार मैं बताना चाहूंगा आपको, पोलैंड का ये वाला पूरा क्षेत्र किसको दे दिया गया? पोलैंड को दे दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। जर्मन सेवा, माफ कीजिएगा, जर्मन सेना जर्मन सेना की अधिकतम संख्या 1 लाख निश्चित कर दी गई। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वीडियो में बताया था कि इसकी जो अधिकतम संख्या है सेना की, जर्मन की, वो कितनी कर दी थी? 1 लाख कर दी थी। ये क्यों कर दी गई थी? अलाइड पावर का ऐसा मानना था कि जो प्रथम विश्व युद्ध का जो कारण था मुख्यतः वो जर्मनी था। तो जर्मनी को बिल्कुल उन्होंने पंगु बना दिया। पंगु अर्थात कि वो दोबारा राज ना कर सके या फिर शासन में वापस ना आ सके। तो इसलिए उनकी सेना अधिकतम की संख्या कितनी कर दी गई? 1 लाख कर दी गई, ताकि ये दोबारा सेना इकट्ठी करके लड़ाई ना कर सके, अलाइड पावर के ऊपर हमला ना कर सके, क्योंकि अलाइड पावर ने इसके ऊपर काफी अत्याचार करा। ठीक है, आगे देखते हैं। अस्त्र शास्त्र तथा अन्य युद्ध उपयोगी सामग्री के उत्पादन पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया। यानी कि जो जर्मनी, आप सभी को पता होगा, जर्मनी काफी उस समय प्रमुख प्रमाण था हथियारों के लिए, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप हथियारों की उत्पत्ति नहीं कर सकते, साथ में सेना को ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर सकते, अपने जो बॉर्डर हैं वहाँ पे आप कुछ ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकते। इनके लिए इन पे प्रतिबंध लगाया गया। जर्मनी के सभी नौसैनिक जहाज जब्त कर लिए गए। आपको सभी को बताना चाहूँगा, जर्मन एक उस समय ऐसा देश था जो जहाज की मात्रा में सबसे अधिक था। यानी कि जो पनडुब्बी जहाज हैं या फिर वैसे जहाज हैं, वो अधिकतम बनाया करता था, क्योंकि इसके पास जो टेक्निक थी वो सबसे वहीं पाई जाती थी, जर्मनी के पास। ठीक है, तो इसके सारे जहाज जब्त कर लिए गए। सिर्फ 6 जहाज छोड़े गए, किसके पास? जर्मन के पास। और ये किसके दौरान? ये पूरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वर्साई संधि के दौरान ही हुआ था, जो अलाइड पावर ने जर्मनी पर थोपा गया। आगे देखते हैं। पनडुब्बी जहाज का निर्माण जर्मनी नहीं कर सकता।
अब आप सभी को पता होगा अपन ने 1153 संख्या के लोग मारे गए थे, किसमें? आप अगर याद कर पा रहे हो तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर मैंने आप सभी को एक चीज बताई थी, जो लुइसितूनिया जहाज था उसमें 1153 लोग मारे गए थे। वो किसके द्वारा मारे गए थे? जर्मनी के द्वारा मारे गए थे। क्यों? क्योंकि उसने पनडुब्बी जहाज को उसकी तरफ छोड़ दिया था ताकि उसको नष्ट हो सके पूरा। तो अलाइड पावर ने फैसला करा कि अगर इसको पनडुब्बी जहाज का निर्माण फिर से दे दिया गया तो ये फिर से जो आगामी जहाज हैं या फिर युद्ध में जो जहाज आएंगे लोगों को लेकर, उन पर हमला कर सकता है, इसलिए उसका निर्माण कार्य जर्मनी को मना कर दिया गया। आगे देखते हैं, राइन नदी के बाएं किनारे जो जो राइन नदी है वो कहाँ बहती है? वो कहाँ बहती है? जर्मन में। ठीक है, राइन नदी के किनारे राइनलैंड पर 31 मील तक भूभाग स्थल पर रोप से असैनिकरण कर दिए गए। यानी कि जो राइन नदी है उसके आसपास 31 मील तक जर्मन अपनी सेना नहीं रख सकती। ठीक है, और 15 वर्ष तक पूरे क्षेत्र पर राज्य के आधिपत्य बने रहने की व्यवस्था की गई। यानी कि जो ये मित्र राष्ट्र हैं, इनकी सेना और इनका जो कार्यकाल है वो वहां करा जा सकता है। सैनिक दृष्टि से जर्मनी को एकदम पंगु बना दी गया। आप देख सकते हैं जर्मन के पास सेना की नियमित संख्या कर दी गई, उसके सारे जहाज ले लिए गए, और साथ में पनडुब्बी जो उसकी मोस्ट पावर थी, उस समय जर्मनी के पास पनडुब्बी जहाज हुआ करते थे, वो उसका निर्माण कार्य उससे बंद करा दिया गया। यानी कि जो सेना की दृष्टि से, मतलब एक देश को जिसके मुख्यतः जाना जाता है उसी से खत्म कर दिया गया, यानी कि पंगु बना दी गया, यानी कि बिल्कुल निवस्त्र कहना चाहोगे आप, कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 1921 ईस्वी तक जर्मनी पर 5 अरब डॉलर दे देकर निश्चित किया गया। यानी कि कहना चाहूंगा वर्साई संधि के दौरान 5 अरब डॉलर किसको देने थे? जर्मन को देने थे। किनको? अलाइड पावर्स को। एक क्षतिपूर्ति आयोग यानी कि एक आयोग का गठन भी करा गया, को अंतिम एकदम निश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यानी कि जो एक 5 अरब डॉलर तो किनको देने थे? अलाइड्स पावर को, लेकिन एक क्षतिपूर्ति आयोग का भी गठन किया गया, ये तय करता कि जर्मनी को कितना और दंड देना है। किनको? अलाइड पावर को, जिनका नुकसान हुआ उनको, जिन्होंने विश्व युद्ध में हिस्सा लिया, लेकिन सिर्फ उनको जो विजयी हुए, हारों को कुछ नहीं मिलने वाला था इस युद्ध के दौरान। और आगे देखते हैं, धमकी दी गई यदि जर्मन संधि यानी कि जो जर्मनी है ये संधि पर हस्ताक्षर करने से मना करता है तो इस पर हमला कर दिया जाएगा फिर से। अब होता क्या है, जर्मनी पहले से काफी हार चुका है, इस पर काफी सारी संधियां लग चुकी हैं, तो वो दोबारा युद्ध कैसे कर सकता था? तो कहा जाता है, यानी कि जो जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव थे जो साइन करने आए थे उस समय, उनको बिल्कुल चारों तरफ से कांटों के, उसमें लोहे के जो कांटे होते हैं उसके भीतर रखा गया ताकि इससे कोई बात ना कर सके, इनसे कोई चर्चा ना कर सके। लेकिन उस समय का एक प्रचलित कथन है जो उनके रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि आप जो जर्मनी के ऊपर ये संधियां थोप रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं, इस बात को जर्मनी कभी नहीं भूलेगा। आगे देखते हैं, संधि की शर्तें अत्यंत कठोर थी और इसका एकमात्र उद्देश्य जर्मनी को पाठ पढ़ाया गया, यानी पाठ पढ़ाना था। अब हुआ क्या, आप सभी ने देखा कि जर्मनी के पास, ये जर्मनी के साथ इतना अत्याचार हो रहा है जो अलाइड पावर के दौरान। वो क्यों हुआ? वो इसलिए, सबसे पहले तो ये कारण था कि जर्मनी है वो दोबारा फिर से युद्ध ना कर सके। अलाइड पावर का तो कहना था कि जो जर्मनी का युद्ध था, मतलब माफ कीजिएगा, जो विश्व युद्ध था वो जर्मनी के दौरान ही हुआ था, इस वजह से। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा। जब 1917 में रूस यानी रशिया का जो तख्ता पलट था, किसके? लेनिन के द्वारा। उस समय जर्मनी और रशिया में एक संधि हुई थी जिससे कहा गया था कि भाई, जर्मनी से रूस ने कहा गया हमें आपसे युद्ध नहीं करना। कब की बात है? 1917 की बात है। ठीक है, तो उस समय जर्मनी ने भी रूस पर काफी सारी संधियां थोपी गई, और जिस प्रकार आज जर्मनी के साथ हो रहा है सेम उसी प्रकार जर्मनी ने रूस के साथ करा था। ठीक है, तो अगर
अब मैं आपको एक थॉट देना चाहूंगा, अगर आप सभी बच्चे थोड़ी सी मेरी बातों का ध्यान से सुन रहे हैं तो एक मुझे अपना एक कथन बताएं। अगर जर्मनी इस युद्ध में जीत जाता तो जर्मनी ऐसा ही करता जैसा मित्र राष्ट्र इनके संग कर रहे हैं, या फिर कुछ अलग करता? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें मित्र राष्ट्रों के छोटे छोटे लोगों की तरह प्रतिशोध की भावना से काम किया। अब बेसिकली हुआ क्या, मित्र राष्ट्र अपना एक राष्ट्र योगी थे, उसमें छोटे छोटे लोग, यानी जैसे अपन अगर लड़ जाते हैं किसी से तो अपन भी सोचते हैं उनसे बदला लेंगे, तो सेम उसी प्रकार से उनकी भावना थी। ठीक है, मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधि जो यानी कि जो उनके प्रतिनिधि थे वो स्वतंत्र नहीं थे। क्यों नहीं थे? प्रत्येक अवसर पर उन्हें अपने देश जन्म मत का ख्याल रखना था। यानी कि अगर जो मित्र राष्ट्र के प्रतिनिधि थे वो कोई सरल या सॉफ्ट संधि करते किसके दौरान, जर्मनी के दौरान, तो जो मित्र राष्ट्रों की जो राज्य यानी कि कहना चाहूंगा जो लोग थे वो क्या करते हैं, ये कहते हैं कि ये सरकार तो काफी निर्बलता है, इससे जिन्होंने हमारे संग युद्ध करा, हमारे इतने सारे लोग मारे गए, उनके भी हम प्रति बिल्कुल आसान व्यवहार कर रहे हैं। तो इसलिए वो स्वतंत्र नहीं थे, उनको हर डिसीजन पे उनके किसका ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना था अपने लोगों का। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रसंघ सफलताएं और असफलताएं। अब एक संधि के द्वारा राष्ट्रसंघ यानी एक आयोग था राष्ट्रसंघ, उसका गठन किया गया जिसे हम क्या बोलते हैं, लीग ऑफ नेशन। वो कब हुआ था? अगर आप सभी ने लास्ट वीडियो यानी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में देखा हो तो मुझे बताना चाहिए वो कब हुआ था। वो हुआ था 10 जनवरी 1920 में। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं 1922 में। इसकी सफलताएं देखेंगे फिर असफलताएं देखेंगे क्या क्या हुआ। 1922 में क्या होता है, 1922 ईस्वी में आइलैंड के टापू पर अधिकार करने के संबंध में स्वीडन और फिनलैंड में झगड़ा हुआ। राष्ट्र संघ में यह द्वीप फिनलैंड को दिलवाया, यानी कि इसने शांतिपूर्वक ये कार्य करा। तो इनकी क्या ये सफलता है। हुआ क्या था, जो आइलैंड के टापू थे उस पर अधिकार करने के लिए किसने, स्वीडन ने किस पर हमला कर दिया, फिनलैंड ने, और ये टापू किसके थे, फिनलैंड के। तो राष्ट्र संघ ने बोला भाई जो चीजें जिसकी हैं वो उसी पर करें। अगर आइलैंड स्वीडन, अगर आप स्वीडन अपनी बात को नहीं मानेंगे यानी कि इस राष्ट्र संघ की बात नहीं मानेंगे तो आप पर हमला बोल दिया जाएगा। और उस समय राष्ट्र संघ काफी प्रमुख संस्था थी, इस वजह से स्वीडन पीछे हट गया और फिनलैंड को उसका टापू मिल गया। ठीक है, इनका पहला सफल कार्य कौन सा था, 1922 का। आगे देखते हैं 1923 का दूसरा कार्य। 1923 ईस्वी में पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया में सीमा संबंधी झगड़ा प्रारंभ हुआ, जिससे शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में राष्ट्रसंघ सफल रहा। अब 1923 में पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया में फिर से युद्ध हुआ। वो किससे रिलेटेड हुआ, सीमा के लिए, यानी कि जो बॉर्डर्स थे उनको अपने हक में करने के लिए युद्ध हुआ। लेकिन उसमें भी शांतिपूर्ण ढंग से राष्ट्रसंघ ने इस मामले को संभाल लिया। ठीक है, अब काफी इंपॉर्टेंट है 1925 का। इसमें क्या हुआ, 1925 ईस्वी में यूनान के बुल्गारिया पर आक्रमण कर दिया गया। जो यूनान था उसने किस पर, बुल्गारिया पर आक्रमण कर दिया गया। राष्ट्रसंघ ने यूनान को आर्थिक बहिष्कार यानी कि जो सैनिक कार्रवाई थी उसकी धमकी दी गई, जिससे भयभीत होकर यूनान ने युद्ध बंद कर दिया गया। मैं आप सभी को इस फर्स्ट पॉइंट में ही बता चुका हूं कि जो राष्ट्रसंघ था उसकी स्थिति काफी अच्छी थी, क्योंकि उसके जो साथ थे वो कौन थे, मित्र राष्ट्र थे, यानी अलाइड पावर उनके संग थे। और जो यूनान था उसने बुल्गारिया पर आक्रमण करा, तो बुल्गारिया ने क्या कहा, उसने राष्ट्रसंघ की मदद मांगी। तो राष्ट्रसंघ ने यूनान को धमकी दी, अगर आप इस युद्ध को यहीं समाप्त नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर आर्थिक बहिष्कार यानी कि आपका जो सैनिक कार्रवाई करेंगे, आपका जो व्यापारिक मंडल है उसको हम नष्ट कर देंगे। तो यूनान डर कर शांत हो गया और ये युद्ध यहीं समाप्त हो गया। ठीक है, ये हम किसकी पढ़ रहे हैं, राष्ट्रसंघ की सफलताएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये इन्होंने की 3 मुख्यतः सफलताएं हैं जो राष्ट्रसंघ की। अब हम देखते हैं असफलताएं। बिल्लान, ये कहां पे पड़ता है, ठीक है,
आप बच्चे मुझे कमेंट करें जो बिल्लान नगर है ये कहाँ पर है, ठीक है। बिल्लान नगर को पोलैंड और लिथुएनिया के बीच झगड़ा हुआ, ठीक है। 1920 ईस्वी में पोलैंड ने उसे बलपूर्वक छीन लिया। यानी जो बिल्लान नगर था वो पोलैंड और किसके बीच में युद्ध हुआ, लिथुएनिया के बीच में, और जिसे पोलैंड ने बल स्वरूप, यानी पोलैंड काफी ताकतवर था उस समय, तो उसे छीन लिया गया, ठीक है। लिथुएनिया के राष्ट्रसंघ को अपील करी, किसने, लिथुएनिया ने किसको अपील करी, राष्ट्रसंघ को। 2 वर्षों तक अपील बराबर करने के दौरान उसका समाधान नहीं किया गया, ठीक है। परंतु पोलैंड को फ्रांस आदि बड़े देशों का साथ था। मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ये जो अलाइड पावर थी वो किसके संग थी, राष्ट्रसंघ, और राष्ट्रसंघ भी उनकी तरफ था। भाई नॉर्मल सी बात है, जिनके पावर में पावर है, जिनके हाथों में सत्ता है, वो उनकी तरफ थोड़ा इसका राष्ट्रसंघ का कोई, यानी कोई भी फैंडम हो उसका झुकाव थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक उसी प्रकार से अगर उसके अपोजिट को युद्ध करना चाहेगा तो वो पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से उसके पास बड़े देशों का समर्थ था, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। यानी जो पोलैंड था उसने जबरदस्ती बलपूर्वक छीन लिया किसको, बिल्लान नगर को। उसने लिथुएनिया ने अपील भी करी राष्ट्रसंघ पे, लेकिन पोलैंड को किनका साथ था, अलाइड पावर का, जो कुछ भी नहीं कर पाया। इस प्रकार इस कार्य में राष्ट्रसंघ एकदम असफल रहा, ठीक है। यानी कि जो इस संधि में, यानी कि इस कार्य में राष्ट्रफल असफल रहा या राष्ट्रसंघ असफल रहा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, इटली। इटली तथा यूनान में अल्बेनिया की सीमा के संबंध में झगड़ा हुआ, ठीक है। इस बार किस किस में युद्ध हुआ है, इटली और यूनान में। किसके लिए, अल्बेनिया की सीमा के लिए, ठीक है। यूनानी अत्यंत आवत्तियों ने सीमा निश्चित कराने वाले कमीशन के इटालीवी, जो इटावली है, ये काफी प्रमुख शब्द में आगे जाके बताऊंगा आपको होता क्या है, अधिकारियों की हत्या कर दी, ठीक है। इस बार युद्ध किस में हो रहा है, इटली और यूनान में। किसके लिए, अल्बेनिया के लिए। जो यूनानी आतंकवादी थे, जो यूनानी आतंकवादी थे, उनने किसकी हत्या कर दी, इटावाली की, ठीक है। इस पर इटली ने यूनान से क्षतिपूर्ति की मांग की, और परंतु यूनान इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इटली और यूनान में युद्ध चल रहा था। यूनान के आतंकवादियों, यानी यूनानी जिसे हम बोलते हैं, जैसे हमें भारतीय हैं तो भारत हमारा देश है तो हमें क्या बोलते हैं, भारतीय। उसी प्रकार से हम यूनान की बात कर रहे हैं, तो यूनानी जो आतंकवादी थे उन्हें इटली के लोगों की, यानी इटली वाली अधिकारियों की हत्या कर दी गई। और जब इटली ने इससे मांग करी, क्षतिपूर्ण मांग करी, तो यूनान मना कर दिया। यद्यपि मामला राष्ट्रसंघ के समर्थ पहुंचा गया, यानी कि जो ये मामला था ये कहाँ गया, राष्ट्रसंघ। परंतु इटली की सरकार ने यूनान के कर्फ्यू नगर पर बमबारी करके उसको नष्ट कर डाला। यानी कि राष्ट्रसंघ ये मामला पहुंच गया, लेकिन यार राष्ट्रसंघ ने ऐसा कुछ भी नहीं करा, क्योंकि वो अलाइड पावर की तरफ थोड़ा बहुत झुका हुआ था। तो यूनान ने क्या करा, इटली ने, परंतु इटली की सरकार ने यूनान के कर्फ्यू नगर, यानी कि जो मेन मुख्यतः नगर था, उस पर बमबारी कर दी और नष्ट कर डाला। आपको नहीं देना टैक्स तो हमारे पास भी कोई कमी नहीं है। उस प्रकार से यूनान को क्षतिपूर्ति करने के लिए वादा किया गया, ठीक है। यूनान द्वारा राष्ट्रसंघ में अपील किए जाने पर राष्ट्रसंघ इटली को दंड में असरते रहा। यानी कि जो इटली थी वो अलाइड पावर में थी, ठीक है। उसके साथ कौन झुका हुआ था, राष्ट्रसंघ झुका हुआ था, इसलिए उसका कोई नुकसान नहीं किया गया। आगे देखते हैं, 1933 ईस्वी में जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता का भी परित्याग कर दिया गया। यानी कि जो जापान था उसने भी 1933 में जो सदस्यता था उसका परित्याग कर दिया गया। 1937 ईस्वी में जापान ने पुनः चीन पर आक्रमण किया। इसमें क्या हुआ, जो जापान था उसने किस पर आक्रमण करा, चीन पर। कब करा, 1937 में। और राष्ट्रसंघ उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। आप सभी देख सकते हैं उस समय काफी प्रमुख जो अलाइड पावर थी उनकी तरफ, यानी कि इसके सफल कार्य कम थे और असफल कार्य ज्यादा थे। क्योंकि इसका जो संस्था थी, यानी कि जो संस्था थी राष्ट्रसंघ, वो किन की तरफ झुकी हुई थी, अलाइड पावर की ओर।
अगर उसे पता है अगर मैं अलाइड्स पावर के खिलाफ बोलूंगा तो वो मेरी संस्था को नष्ट करने में 1 सेकंड लगाएंगे। इस वजह से उनके फैसले पे हाँ मैं हाँ करता और ना मैं ना करता। एक इम्पॉर्टेंट इनका असफल कार्य क्या है, 1935 ईस्वी में ऐसी बात हुई जब राष्ट्र संघ के एक सदस्य राज्य इटली ने दूसरे सदस्य राज्य अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया गया। ठीक है, चीन की तरह अबिसिनिया भी शिकायत लेकर राष्ट्रसंघ पहुंचा। चीन की तरह भी राष्ट्रसंघ, जैसे चीन इस वाले में कहाँ पे पहुंचा, राष्ट्रसंघ पहुंचा, उसी प्रकार से अबिसिनिया भी कहाँ पहुंचा, राष्ट्रसंघ पहुंचा और सामूहिक सुरक्षा की दुहाई लगाई। यानी कि उससे कहा कि जो मेरे बॉर्डर्स हैं उनकी आप सुरक्षा करें, जो विदेशी वर्ग है वो हमारे ऊपर हावी हो रहा है, रक्षा की मांग की। लेकिन इस बार भी आक्रमण राष्ट्रसंघ किन की तरफ था, अलाइड पावर की तरफ। ठीक है, ब्रिटेन तथा फ्रांस इटली के तानाशाह मुसोलिनी के अभिप्राय करना नहीं चाहते थे। यानी कि मैं आप सभी को बताऊंगा, जो इटली के तानाशाह थे मुसोलिनी, उसके विपरीत नहीं होना चाहती थी राष्ट्रसंघ या अलाइड पावर, क्योंकि उन्हीं सभी को इस समय बता था जो मुसोलिनी है वो एक उभरता हुआ तारा, यानी उभरता हुआ एक व्यक्ति था जो कहाँ से रहा, इटली से। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, इटली और जर्मनी के बीच में मित्रता थी लेकिन जो नष्ट हो चुकी थी। अब जो राष्ट्र संघ समझ रहा है, या और साथ में कौन समझ रहा है, राष्ट्र संघ के अलाइड पावर समझ रहे हैं, मित्र राष्ट्र समझ रहे हैं कि अगर इटली और जर्मनी एक हो जाते हैं तो हमें काफ़ी भारी मात्रा में हानि या क्षति हो सकती है। इसलिए वो इटली की बातों को, यानी जो तानाशाह मुसोलिनी है उनकी बातों को निष्कर्ष नहीं करना चाहते, उनकी हाँ में हाँ मिलाना चाहते हैं और ना में ना। इसलिए राष्ट्रसंघ और अलाइड पावर ब्रिटेन को और इटली को अपनी तरफ करना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इटली में फांसीवाद। अब आप सभी को मैंने बताया था स्टार्टिंग वीडियो में, स्टार्ट होने से पहले, कि आज हम पढ़ने वाले हैं फांसीवाद क्या होता है, नाजीवाद क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी ऑफ फांसीवाद इन न्यू दिल्ली। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी एग्जाम पैटर्न से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। माफ़ कीजिएगा, न्यू दिल्ली नहीं होगा, फांसीवाद। ठीक है, देखते हैं फांसीवाद का जनक कौन है। आप सभी को मैं बता दूं, जो फांसीवाद का जनक है वो है बेटनीटो। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रादेशिक लाम के लोग प्रलोभन में पढ़कर इटली प्रथम, हम किसका पढ़ लें, इटली का पढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्रेंच ऑफ इटली पढ़कर इटली प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रविष्ट हुआ। यानी कि पहले इटली मित्र राष्ट्रों के संग में नहीं था, लेकिन उसने अपनी संधियों को निष्कासित करते हुए मित्र राष्ट्र की तरफ झुकाव कर दिया, ताकि मैं अगर ये मित्र राष्ट्र जीतेंगे तो मुझे काफ़ी सारी लाभ होगा। 1915 ईस्वी की लंदन की गुप्त संधि के अनुसार इटली को कई भूभागों पर अधिकार दिलाने का आश्वासन किया गया। यानी कि इटली जो उस समय उभरता हुआ तारा था, इसके पास इतने सारे हथियार थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान, वो सभी जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने इसको, मित्र राष्ट्र के द्वारा इसको आश्वासन दिया गया कि आप सभी हमारे साथ लड़ेंगे तो हम आप सबको काफ़ी सारा भूभालिक भाग देंगे और आपको एक ऊंची सीमा में लेके जाएंगे। लेकिन पेरिस की संधि, माफ़ कीजिएगा, पेरिस की शांति सम्मेलन, यानी कि कब हुआ था, 1919 में 28 तारीख को, उसके बहुत ही कम प्रतिशोधिक लाभ प्राप्त हुए। यानी कि जो इटली था वो इतनी अपने हथियारों को सौंप चुका था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान, वो भी किन की तरफ से, मित्र राष्ट्रों की तरफ से। तो इटली को जिस प्रकार
संतुष्ट होना था कि जो पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ, जो ब्रिटेन और बड़े बड़े अलाइड पावर थे उन सभी को उनने सबसे ज़्यादा भाग ले लिया और इटली को उससे कम दिया, तो इसका प्रतिपात हुआ इसको इटली को। इटली के नेता निराश और कौम की भावना लेकर ही पेरिस वापस लौटे, यानी कि उनको पता है अभी हमारे संग गलत हो रहा है, तो इस वजह से वो वापस आ गए। यह युद्ध इटली का काफ़ी नुकसान हुआ, इस युद्ध में काफ़ी नुकसान हुआ, जाहिर सी बात है, विश्व का इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया, तो उस समय इटली ने काफ़ी सारे हथियारों को अपने साथ में झोंका गया और साथ में ही आसपास यानी कि जो मित्र राष्ट्र थे वो लड़ रहे थे उनको भी दिया गया। तो उस समय एक दूसरे के मित्र थे तो पैसे नहीं लिए गए, फ्री में ही हथियार दिए गए, सिर्फ जीतने की भावना थी, लेकिन जो आश्वासन दिया गया उस पर जो अलाइड पावर थे वो उभर नहीं पाए। उस पर विदेशी कर्ज का भारी बोझ लंदन लद गया, सारा राष्ट्र आश्चर्यचकित हो गया, यानी कि उस समय नॉर्मल सी बात है, जो विश्व युद्ध हुआ उसमें कर्जा भी हुआ और पूरा राष्ट्र जो आश्चर्य हो गया, यानी कि एक तरफ से टूटता हुआ चले गया। अगर वो उस संधि में यानी कि जो पेरिस शांति सम्मेलन था उस समय अगर इटली को कुछ मिल जाता उस पैमाने पर, तो इटली शायद ये ना सोचता। आप सभी को इस पिक्चर में बता दूं, ये मुसोलिनी है और ये है हमारे हिटलर। बेनिटो मुसोलिनी 19 जुलाई 1883 यानी 1883 में इसका जन्म होता है और इनकी मृत्यु कब होती है 28 अप्रैल 1945 यानी 28 अप्रैल 1945 में। प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ते ही घोर राष्ट्रवादी बन गए। कौन बन गए? मुसोलिनी। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसी के दौरान इनके अंदर एक राष्ट्रवादी की भावना आ गई। राष्ट्रवादी की भावना किसे बोलते हैं? यानी कि हमारा राष्ट्र सबसे ऊपर है, किसके प्रति आई? मुसोलिनी को इटली के प्रति आई। हमारा राष्ट्र सबसे अधिक है, हमारा राष्ट्र सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये सारी भावनाओं को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रवादी भावना। युद्ध की समाप्ति के बाद उसने फैसियो आंदोलन में सक्रिय भाग लेना शुरू किया। अब फैसियो आंदोलन क्या था? फैसियो आंदोलन वो आंदोलन था जो इटली ने किसका संग दिया था प्रथम विश्व युद्ध में। पहले वो अलाइड पावर के खिलाफ था, फिर थोड़े समय बाद वो अलाइड पावर यानी अपनी संधि भूलकर अलाइड पावर में शामिल हो गया। उसी के दौरान उसने जो अपने योगदान किया जीत के लिए, विश्व युद्ध तो जीत गए, लेकिन जो लोगों का आश्वासन था यानी कि जो इटली की जो सरकार थी उसने आश्वासन दिया लोगों को हमें ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं, लेकिन जो शांति सम्मेलन हुआ वर्साई की संधि जिसे बोलते हैं उसमें इटली को उस पैमाने पर नहीं मिला, तो लोगों ने उसके ऊपर आंदोलन करा, वो फैसीवाद आंदोलन कहलाया। इन फैसिजो यानी कि जो लोग थे के सदस्य फासिस्ट और इनके सिद्धांत फासिज्म कहलाए। यानी कि जो इनके सदस्य थे उनको क्या कहलाया? फासिस्ट कहलाया और इनके सिद्धांत को क्या कहलाया? फासिज्म। इसी को हम क्या बोलते हैं? फासीवाद। ठीक है, इटली का फासिज्म यानी फासीवाद। ठीक है, आगे देखते हैं। 1921 ईस्वी में चुनाव में फासिस्ट दल में 35 सदस्यीय इटलियन पार्लियामेंट के सदस्य निर्वाचित हुए। यानी कि उस समय मुसोलिनी के पास काफ़ी युवा व्यक्ति और शक्ति थी, उस समय लोगों का सपोर्ट था, क्योंकि सरकार के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी और ये भी सरकार की तरफ उंगली उठा रहा था। तो इस समय सरकार और लोगों का मानना यानी कि जो सैनिक दल था और जो लोगों का मानना था कि भाई ये हमारे तरफ से पक्ष से इतना लड़ रहा है तो इसे हमें क्यों ना लीडर बना दिए। उस समय की स्थिति थी कि जो व्यक्ति अकल से काम लेगा वो काफ़ी आगे जाएगा, तो मुसोलिनी ने वही कार्य करा और उसने जो चुनाव हुआ था उसके जो फासिस्ट दल थे उसके 35 सदस्य कहाँ पे हुए? इटलियन के पार्लियामेंट में। ठीक है, आगे देखते हैं। ये स्वयंसेवक जो कमीज पहनते थे यानी कि जो ये सेवक थे यानी कौन? फासिज्म में जो थे उनका रंग काला होता। किसका? कमीज का काला होता था, अतः ये काली कमीज के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनको काली कमीज के नाम से भी माना गया देश भर में। 1922 ईस्वी तक इटली में 2500 से अधिक फासियोजो स्थापित हुए। यानी 1922 तक इटली में
2500। पहले इनकी संख्या नामात्र थी, ये धीरे धीरे प्रगति पर आए और इन्हें अपने भाषणों से, अपने कार्य से लोगों को अपने अंतर्गत यानी कि प्रभावित किया और उसमें शामिल होने की मांग की। जो इनकी संख्या कितनी हो गई, 2500 हो चुकी थी कब, 1922 में। इनके सदस्यों की संख्या 3 लाख से ऊपर थी। आप देख पा रहे हैं इनकी संख्या कितनी प्रगति से बढ़ रही है। और उनका लीडर कौन माना गया, मैसोलिनी, जो कौन थे, एक इटली के उभरते हुए महान शासक थे। ठीक है, मुसोलिनी के पास उस समय काली कमीज दल में 50,000 से अधिक शस्त्रशाली सैनिक, जो मुसोलिनी के संकेत पर मरने मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आप समझ सकते हैं मुसोलिनी उस समय इतना उभरता हुआ व्यक्ति था, या उमरती हुई सरकार जिसे कहना चाहेंगे आप, जो काली कमीज के लोगों थे, वो 50,000 से अधिक उसके पास सेना थी, वो भी किसके साथ में, शस्त्रों के साथ में, जो उसके सिर्फ एक इशारे पर मरने और मारने के हमेशा तैयार रहते थे। 1922 ईस्वी आते आते वह इटली का सर्वशक्तिशाली व्यक्ति हो गया। 1922 में वो इटली का एक सर्वशक्ति व्यक्ति, आप समझ सकते हैं, जिसके पास 50,000 सैनिक, वो भी शस्त्र के साथ, अगर हमला बोल दे और मरने मारने मिटने पर हमेशा तैयार रहते हैं, तो उस सेना का जो मुख्य था यानी कि जो मैसोलिनी है, वो सर्वश्रेष्ठ होना तात्पर्य सी बात है। 1922 ईस्वी में उसने नेपल्स नगर में एक सभा का आयोजन किया और खुले अविदेश में मांग की कि इटली का शासन प्रबंध तत्काल फासिस्टों के हाथ में सौंप दिया जाए, अन्यथा हमको रोम पर आक्रमण करना होगा। यानी कि 1922 ईस्वी में क्या हुआ, जो नेपल्स नगर था वहां पे एक खुली सभा का आयोजन किया गया सरकार द्वारा, और जिसमें मुसोलिनी ने एक मांग करी कि जो आपकी सत्ता है या तत्कालीन जो शासन है वो किसको सौंप दिया जाए, फिजिस्टो, यानी कि कौन, एक तरफ से कहना चाहता है मुसोलिनी की इस शासन को यानी इस सत्ता को हमें सौंप दिया जाए, नहीं तो हम किस पर हमला करेंगे, रोम पर हमला करेंगे। तो बेसिकली हुआ ये, उस समय सरकार काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी लोगों से, क्योंकि सरकार जिस प्रकार लोगों का साथ चाह रही थी वो लोगों का साथ नहीं मिल पा रहा, और वो लोगों का साथ किसको मिल पा रहा था, मुसोलिनी को। तो उसी फायदे को मुसोलिनी ने उठाया और कहा अगर आप हमारे को ये सत्ता नहीं छोकेंगे, क्योंकि 3.5 लाख से लोग ज़्यादा, 50,000 से सैनिक मुसोलिनी के पास ज़्यादा, अगर आप हमको ये नहीं सौंपेंगे सत्ता, या तो हम इस किस पर, रोम पर आक्रमण कर देंगे। आगे देखते हैं। इटली के राजा विक्टर इमैनुएल ने मिलजुल कर सरकार के लिए अमृत किया, यानी कि जो विक्टर थे उन्होंने कहा कि हम मिलकर शासन चलाना चाहेंगे, आप भी चलाइए और मैं भी चलाऊंगा। लेकिन इस बीच जो 50,000 सैनिक किसके पास थे, मुसोलिनी के पास, स्वयंसेवक रोम नगर में घुस गए। सपोज कीजिए ये एक रोम नगर है और यहाँ पर उसने पूरी सेना तैयार कर रखी थी, किसने, मैसोलिनी ने। अगर मेरा सिर्फ एक इशारा मिले, आप सीधा अंदर घुस जाइए। तो इस घबराहट को देखकर कौन, विक्टर ने मुसोलिनी के हाथों में सत्ता सौंप दी गई, यानी कि पूरा शासन अब किसके हाथ में आ चुका था, मुसोलिनी के पास में। किसका शासन, इटली का शासन। आगे देखते हैं। ठीक है, अब हमने पूरा पढ़ लिया है इटली के बारे में, फासीवाद क्या होता है, मुसोलिनी का उदय कैसे हुआ, वो कैसे सत्ता में आया, और उसने कैसे जो विक्टर है उनकी तख्ता पलट कर दी। तख्ता पलट का अर्थ होता है यानी कि उसकी जो सत्ता चल रही है उसको पलट देना और खुद शासन बन जाना। ठीक है, अब हमें देखना है जर्मनी में नाजीवाद का उदय। इमरजेंसी ऑफ नाजीवाद इन जर्मनी। जो नाजीवाद का एक मतलब बताना चाहूंगा, जो नाजिम यानी जो नीले रंग से तात्पर्य था, हिटलर का कहना था जो नीली आंखें वाले होते हैं, यानी कि जो हिटलर की नीले आंखें होती हैं, ये राष्ट्र में यानी पूरे विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और बाकी सब इनके
यानी कि आप कहना चाहेंगे, ये कह सकते हैं कि जो हिटलर का कहना था कि जिनकी नीले आंखें होती हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, बाकी सब इनके लिए ना पुरुष के समान है। ठीक है। एडोल्फ हिटलर इनका पूरा नाम। इनका जन्म 20 अप्रैल 1889 में हुआ। कहाँ पे? ब्रनाउ, ऑस्ट्रिया। यानी कि आप देख सकते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में। इन्होंने पढ़ाई वढ़ाई कहाँ करी? ऑस्ट्रिया में। और इन्होंने जो देशभक्ति थी वो कहाँ पे आके करी? जर्मनी में। क्योंकि इनको पता था ऑस्ट्रिया के लोगों में इतनी राष्ट्रवादी भावना नहीं है जितनी जर्मनी के लोगों में। तो इन्होंने जर्मनी में आकर अपना शासन प्रभावित करने का प्रयास किया। इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 1945 में रीच चांसली ने के हुई थी। मैं आप सभी को आखिर में बताऊंगा कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। कुछ महान कवियों का मानना है कि इन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी। वो क्यों मारी थी हम आगे चर्चा करेंगे। अगर आप सभी को दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस आपके एग्ज़ाम रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आप सभी की तैयारी में एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट अंग में डालता रहूँगा। इनके पिता कौन थे? एलोइस हिटलर, जिनकी मृत्यु 1903 में हो गई थी। यानी कि अपनी पिता के मृत्यु के समय ये सिर्फ और सिर्फ 14 साल के थे। इनकी पिता की जो मृत्यु हुई थी उस समय कितने साल के थे? ये 14 साल के। ठीक है। और जो माता कार्ला पोज, उनकी मृत्यु हुई थी 1906 में, जब ये कितने साल के थे? 17 साल के। ठीक है। अध्यापक लेपोइड पॉस्ट, यानी कि जो इनके टीचर थे, इनका मुख्यतः रोल रहा है इसकी लाइफ में। किनकी लाइफ में? हिटलर की लाइफ में। कहा जाता है, अगर आपने भी सुना हो, कि एक अध्यापक के गोद में एक भविष्य पल रहा होता है यह नष्ट। तो उसी प्रकार से ये पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, एकदम कमजोर व्यक्ति, गंदी हैंडराइटिंग, और बनना क्या चाहते थे? आर्टिस्ट। लोगों का कहना था अगर ये आर्टिस्ट बन जाता तो ज़्यादा सही होता, क्योंकि इसने विश्व युद्ध दूसरे वर्ल्ड वॉर में लोगों को इस प्रकार झोंका कि 3.5 से 4 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। और हिटलर इनका मुख्यतः कारण बना, क्योंकि इसमें राष्ट्रभावी भावना आ गई थी और ये इंसान को इंसान और जानवर को जानवर नहीं कहता था। ये सिर्फ और सिर्फ मरने और मारने पर उतर गया था। इसको सिर्फ अपना एक प्रचार चाहिए था कि सब जगह हिटलर, एडोल्फ हिटलर का खौफ हो। ठीक है। तो ये इनको सिर्फ एक सब्जेक्ट अच्छा लगता था, वो मैं बताना चाहूंगा, वो था हिस्ट्री। इनमें हिस्ट्री की काफी अच्छी पकड़ थी इनकी। इस वजह से इन्होंने देशों के बारे में जाना और अपनी राष्ट्रवादी भावना इनकी जग गई। एक मैं चीज आप सभी को स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहूंगा इस थॉट पर। अगर आप पढ़ाई में कमजोर हैं, आप गंदी हैंडराइटिंग के हैं, अगर आपने कोई सपना देखा है, यानी कि पढ़ाई आपके ऊपर हर चीज व्यक्तित्व नहीं करती। अगर आपके अंदर हौसला है सब कुछ करने का तो आप अवश्य करना चाहेंगे। जिस प्रकार से हिटलर एक बिल्कुल कमजोर व्यक्ति, जिसे पढ़ाई की बिल्कुल समझ नहीं, गंदी हैंडराइटिंग, सपना था आर्टिस्ट बनने का, वो कुछ भी नहीं बन पाए, लेकिन उनके अंदर भावना जागी राष्ट्रवादी की और वो इस प्रकार से राष्ट्रवादी भावना बने। हम आगे देखेंगे। आप सभी को थोड़ा बहुत पता होगा हिटलर एक महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखें। प्रथम विश्व युद्ध में सेना में शामिल हुए कौन? हिटलर। पहले ये इनके पिता की मृत्यु हो गई उनकी, उसके बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई जब ये 17 साल के थे। तो माता की मृत्यु के बाद में इनकी आर्थिक जो दशा थी वो खराब हो गई, तो इन्होंने सेना में शामिल होना चाहा, लेकिन उस प्रकार उसमें शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि उस समय इतना दिमाग नहीं था इनके अंदर, मंद बुद्धि जिसे कहा जाता है वो थे, और ना इतनी समझ थी। तो फिर जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो लोगों की जरूरत पड़ती है, आप सभी को पता है, अगर 3-4 राज्य एक साथ इकट्ठे प्रदेश अगर युद्ध छोंक दें तो लोगों की अवश्य जरूरत पड़ती है। जब इनको कौन? आम नागरिकों की जरूरत पड़ती है। तो ये सेना में शामिल हुआ, किसके रूप में? मैसेंजर के रूप में। यानी कि जो इधर से जर्मनी की तरफ से सेना को जो नोटिस दिया जाता था वो गुप्तचर का विभाग में, ये गुप्त का काम करा इन्होंने। ठीक है। जो आयरन कॉफ अवार्ड मिला किनको? हिटलर को। इनको एक बार और मिला था काइन ऑफ अवार्ड, और दोबारा जब इनको अवार्ड मिला वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिला। और जब इनके पैरों में, इनके 2 बार गोली लग चुकी थी, एक बार पैरों में लगी थी और एक बार बैक में लगी थी। जो इनके पैरों में गोली लगी थी तब ये हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब ये युद्ध इन्होंने, जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था एलाइड पावर के सौंप। तब भी इन्होंने हॉस्पिटल में ये तथ्य कहा, बताया कि हमने क्यों हार मान ली, यानी कि जर्मन सेना ने क्यों हार मान ली और हम क्यों
इनके सामने झुक गए। आप देख सकते हैं पूरा राष्ट्र यानी पूरा जर्मनी झुक चुका है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन नहीं झुक रहा है? एडॉल्फ हिटलर। ठीक है, वर्साई की संधि सरकार ने साइन की थी, यानी कि इनका कहना था जो वर्साई की संधि थी, जो वर्साई की संधि में क्या हुआ था? वर्साई की संधि में ये हुआ कि जो पूरा और पूरा वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट हुआ था उसका कारण कौन था? जर्मनी था। तो उस पर किसने साइन करे थे? सरकार ने। मिलिट्री ने उस पर साइन नहीं करे थे। ये जो फायदा उठाया किसने? हिटलर ने। इसने लोगों को भड़काया कि जो हमारी जो सरकार है उसने हमें इस महान अवधि में झोंका है। आप समझ सकते हैं 5 अरब डॉलर से भी ज्यादा इनको दंड दौड़ना पड़ा। इनके राष्ट्र यानी कि जो आसपास की जो सीमाएं थी वो चली गई। सब कुछ ये बिल्कुल वापस खड़े होने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन हिटलर आते हैं। हिटलर ने लोगों को समझाया कि ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? सरकार की वजह से हो रहा है, मिलिट्री का इसमें कोई कसूर नहीं है। इस वजह से इन्होंने इस तथ्य का फायदा उठाया। उस समय जो सरकार थी वो कौन थी? जर्मन वर्क पार्टी यानी कि GWP। ठीक है, जर्मन वर्क पार्टी किस समय थी? जर्मनी में उस समय सरकार थी। जगह जगह यहूदियों के खिलाफ भाषण। हिटलर ने उन्हें नवंबर अपराधी कहकर पुकारा। जो यहूदी थे यानी कि ये जो वर्ग था, इसी के दौरान इनका हिटलर का कहना है कि यहूदियों ने ही इनों में काफ़ी इंटेलिजेंस पाई जाती थी उस समय, क्योंकि इनके पास जो मैन्युफैक्चर या इंडस्ट्री वर्क की नॉलेज होती थी। इनों के पास काफ़ी सारा पैसा था, तो इन्होंने ही झोंका। प्रथम विश्व युद्ध में काफ़ी सारा पैसा झोंका, और ये इनका कोई एक ठिकाना नहीं था, ये अलग अलग राष्ट्रों में बटे हुए थे। ठीक है, तो ये हिटलर इनके खिलाफ बार बार भाषण देते थे कि इन्होंने ही हमारे जो जर्मन है। हिटलर सिर्फ अपने देश की बात करता था, उसे अपने आसपास के देशों से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो हिटलर उस समय काफ़ी यूनानियों यहूदियों पर अपराधी बोलता था, इन्हें नवंबर अपराधी बोलता था। ठीक है, क्यों बोलता था? कि जो 11 नवंबर 1918 में जो इजराइल थे यानी यूनानी इजराइल के चले गए, इन्होंने काफ़ी उस समय गलत व्यवहार करा कि इनके पास जर्मनी के पास कमज़ोर व्यक्ति थे। एंटी सेमिशन चलाया इनके साथ, कंसंट्रेशन कैंप लगाया इनके खिलाफ। कंसंट्रेशन कैंप में क्या करते थे? ये इकट्ठा करके, मतलब लोगों को, युयादियों को इकट्ठा कर 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 आग में झोंक दे करते थे। ये हिटलर ने इनके व्यक्ति प्रतिशोध करा। स्वास्तिक आर्य चिन्ह यानी आंध्र जो माफ कीजिएगा चित्र था, इसे ब्लैक हैंड बोला गया। और हुक्ड क्रॉस, इसे किसे बोलते हैं? हुक्ड क्रॉस इसे बोलते हैं। और ये ब्लैक आर्य चिन्ह यानी जो हिटलर था वो ब्लैक बेल्ट, आप देख सकते हैं हिटलर की फोटो में जो ये बेल्ट होती थी ब्लैक कलर की होती थी। और ये जो चिन्ह देख रहे हैं इसे क्या बोलता है? हुक्ड क्रॉस। आप सभी देख सकते हैं जो हिंदुओं का है यानी भारत का जो स्वास्थ्य चिन्ह है वो इस प्रकार से है, और इनका भी मिलता जुलता है। तो माना ये गया जो हमारे आर्यंस थे, कौन थे? हमारे आर्यंस आए थे, तो हमें क्या है, ये माना गया कि आर्यंस सबसे प्रमुख हैं और आर्यंस ने ही हमारे देश की उत्पत्ति की है। तो सेम इस प्रकार से हिटलर का मानना था जो आर्यंस हैं वो उनकी, मतलब जो आर्यंस हैं इनके पूर्वज हैं। किनके? हिटलर्स के, यानी कि जो नाजिन्स हैं इनके कौन है? पूर्वज। ठीक है, आगे देखते हैं। 1922 में जर्मनी वर्साई की संधि की क्षतिपूर्ति की किस्त अदा नहीं कर पाया। कब? 1922 में जो वर्साई की संधि में जो जर्मनी को जो दंड सौंपा गया, उस समय जो जर्मनी है उसकी जो क्षतिपूर्ति किस्त थी, यानी जो किस्त देनी थी किसको? जर्मनी को। किसको? अलाइड पावर को वो दे नहीं पाया। फलतः यानी क्रोधित फ्रांस ने उसके रूस प्रदेश में सेना भेजकर उस पर कब्जा कर लिया। तो बेसिकली हुआ क्या? जब 1922 में जर्मनी अपनी किस्त नहीं दे पाया तो फ्रांस ने रूर प्रदेश पर सेना भेजकर उस पर कब्जा कर लिया। रूर के उद्योग फ्रांस के नियंत्रण में आ गया। खानकों ने
फ्रांस के लिए काम करना अस्वीकार कर दिया। तो यानी कि हिटलर ने उस समय इस मौके का फायदा उठाया और कहा कि रूर प्रदेश के लोगों, आप पर सिर्फ कब्जा हुआ है, यानी हमारे जो प्रदेश है इस पर सिर्फ कब्जा हुआ है, आप एक काम करिए, आप रूर प्रदेश, सब सपोज करिए ये रूर प्रदेश है, इसमें लोग हैं, रूर प्रदेश को चलाने के लिए किन की जरूरत पड़ेगी? लोगों की। तो हिटलर ने अपने मैसेंजरों के द्वारा वहां पे खबर पहुंचाई कि आप काम ना करें, और लोगों ने भी यही करा, काम ना करा। लेकिन उस समय पैसों की जरूरत पड़नी आवश्यक थी, जर्मनी इतना प्रचलित नहीं था उस समय पैसों के मामले में, खुद ही कर्जा दे रहा था, तो इसके पास बचावट तो थी नहीं उस समय, तो काफी ये जर्मनी का विफल प्रयास भी रहा। आगे देखते हैं। 1923 ईस्वी में मुद्रास्फीति के कारण जर्मनी में परिस्थितियों अशांतियों में उठी। उस समय एक नास्तीय नेता के रूप में उभर रहा था। कौन? मतलब जो हिटलर थे उस समय उसके थोड़े फैसले गलत होते हुए चले गए, तो और एक वो जो नेता था जो उभर रहा था उस समय, वो एक नास्ती नेता के रूप में बदलता रहा। इस मनोदशा से आर्थिकतम लाभ उठाया किसने? हिटलर ने। आप सभी को बताना चाहूंगा, जो इसमें सरकार थी वो पराजित हो रही थी और हिटलर उभर रहा था। हिटलर ने वाइमर सरकार की तीव्र निंदा की, काफी सारी जो निंदा करी सरकार की कि इनकी वजह से हमें इस परिस्थिति में झोंका जा रहा है और हमारे संग ये दुर्व्यवहार हो रहा है। उन्होंने 1923 ईस्वी में म्यूनिख के बियर हॉल की राज्यपलटी का प्रयास किया, यानी कि जो सरकार थी उस समय उसका तख्ता पलटने का प्रयास किया। ठीक है। पुलिस ने इस ये क्या बोलते हैं, उपद्रव यानी कि जो प्रयास किया गया, इसको दबा दिया गया। हिटलर को 5 वर्ष की सजा दी गई। ठीक है, किसके दौरान? सरकार के द्वारा हिटलर को 5 वर्ष की सजा दी गई। जेल में ही उसने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक मेन कैफ की रचना की। जो मेन कैफ है ये हिटलर की काफी प्रचलित रचना है, अगर आप सभी बच्चों को टाइम मिले तो एक बार इस बुक को अवश्य पढ़ें। गुप्त गुस्तवा स्ट्रोलमन 1923 में चांसलर बना, यानी कि उस समय एक मंत्री हुआ करते थे चांसलर, वो बना। कौन? गुस्तवा स्ट्रेसमन। उन्होंने 1923 ईस्वी में रूर में निष्क्रिय प्रतिरोध को समाप्त करने और जर्मन मुद्रा को स्थिर करने की निर्माण किया, यानी कि अलाइड पावर ने कहा कि अगर थोड़ा बहुत जर्मनी से चूक हो रही है जो उसकी किस्त देने में, तो उन पर इतना कठोर व्यवहार नहीं किया जाए। साथ ही मित्र राष्ट्रों ने भी अनुभव किया कि जर्मन क्षतिपूर्ण तात्विक संबंध में किसी भी प्रकार की समझौता कर लेना ही होगा, यानी कि मैं जैसा बता चुका हूँ इसी प्रकार से मित्र राष्ट्रों ने भी सोचा कि हमें थोड़ा सरलता से व्यवहार थोड़ा बहुत करना चाहिए जर्मनी के ऊपर। हिटलर पार्टी का कर्फ्यूर बना, यानी कि मंत्री। ठीक है, कौन बना? हिटलर उस समय बन गया था। आगे देखते हैं। 1929 ईस्वी में विस्फोटित होने वाला आर्थिक संकट में सामने आया। ठीक है, एडोल्फ हिटलर, जो इस आर्थिक मंदी के बिना इतिहास द्वारा भूला दिया जाता हो, यानी कि अगर ये स्थिति नहीं होती तो हिटलर का जो तानाशाह काल था वो वहीं समाप्त हो जाता और एक हिटलर मामूली सैनिक यानी कि जो मैसेंजर के रूप में खत्म हो चुका होता। हिटलर की इतनी प्रभावशाली नहीं होती। तो 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मन गणतंत्र का चार्ज प्रधानमंत्री बना। ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है। कौन सी? 30 जनवरी 1933। इस समय ही जर्मनी का उल्टा कार्यकाल शुरू हो चुका था। हिटलर ने कहा झूठ बोलना सही है, लेकिन आप बोलते कैसे हैं वो डिपेंड करता है, आप किस परिस्थिति में बोलते हैं वो डिपेंड करता है। यानी कि एक तानाशाह इतना बड़ा प्रधानमंत्री बोल रहा है आप झूठ बोलिए, लेकिन किस परिस्थिति में बोल रहे हैं ये जरूर आप सभी को पता होना चाहिए। यानी कि अब आम हिंदू झूठ बोलेंगे तो लोग आपको पकड़ लेंगे, लेकिन आप एक
लॉजिकल झूठ बोलेंगे तो आपको लोग नहीं पकड़ पाएंगे। आप समझ सकते हैं हिटलर इतना पढ़ा लिखा नहीं होने के बावजूद भी इतने आगे की सोच रखता था। 1934 को सरकारी घोषणा की गई कि सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाजी देश की एकमात्र राजनीतिक पार्टी बनी है। यानी कि जो नाजिम है वो कौन थे, एकमात्र की जर्मनी की सरकार। ठीक है। 1934 ईस्वी में पार्टी में घोर हिंसात्मक शुद्धिकरण यानी पर्ज किया गया। जो पर्ज का मतलब होता है जो हिटलर के खिलाफ थे, हिटलर प्रधानमंत्री बन चुका था और उस समय जो हिटलर के खिलाफ जो लोग तैयारी कर रहे थे, तो हिटलर ने आदेश दिया जो जो मेरे खिलाफ नियम यानी कि मेरे खिलाफ जो साजिश कर रहा है उन सभी को मार दिया जाए। ये किसका था? हिटलर का तथ्य था। कब का? 1934 का। 2 अगस्त राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हो गई थी। हिटलर ने दोनों पद अपने पास कर लिए। यानी कि अब तक प्रधानमंत्री हिटलर बन चुके थे, लेकिन 2 अगस्त को राष्ट्रपति की मृत्यु होने के बाद राष्ट्रपति का पद भी किसने? हिटलर ने अपने अंतर्गत कर लिया, यानी कि उस पर हड़प लिया। अब पूरा जर्मन किसके अंतर्गत आ चुका था? हिटलर के अंतर्गत। हिटलर और ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री शुशनिंग की मुलाकात और ऑस्ट्रियाई नाजी नेता साइस इक्नेबर्ट को ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यानी कि जो हिटलर और ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री थे उनकी बातचीत हुई कि जो हिटलर ने कहा कि आपकी जो सत्ता है यानी कि ऑस्ट्रिया की जो शासन है वो काफ़ी कमज़ोर है। आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रिया, ये वाला, ये किसके अंतर्गत है? जर्मनी के। लेकिन जो जर्मनी के अंतर्गत होने के बावजूद हिटलर क्या कह रहा है अपने मित्र राष्ट्र ऑस्ट्रिया से कि आप की जो संस्था है यानी जो संस्था है वो खराब है, आप साइस इक्नेबर्ट को ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री नियुक्त करें। तो और उन्होंने ये नियुक्त करा और जो नेता बना नया उसने क्या कह दिया, हमारी इसकी व्यवस्था खराब है। और ऑस्ट्रिया पर कब्जा किसने कर लिया? जर्मनी पर। यानी कि जो पूरा एरिया था किसका हो चुका था? ऑस्ट्रिया का, माफ कीजिएगा, जर्मनी का। ठीक है। 15 अगस्त 1938 को चेकोस्लोवाकिया को जर्मन साम्राज्य में शामिल कर लिया। यानी कि जो चेकोस्लोवाकिया था उसमें भी किसको? जर्मनी में शामिल कर लिया गया, ये वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 सितंबर 1939 यानी 1939 को उसने पोलैंड पर विशाल पैमाने पर आक्रमण कर दिया। जो पोलिश गैलियर और डाबिज बंदरगाह थे, जो बंदरगाह थे वो भी उसको लेकर पोलैंड पर हमला किया। फ्रांस और ब्रिटेन में पोलैंड का पक्ष लिया। जो इनकी संधि हुई थी किसकी? पोलैंड की और फ्रांस और ब्रिटेन की। अगर हम पर युद्ध होगा तो हम एक दूसरे का, किसी पर भी युद्ध हो उन दोनों राष्ट्रों को उसकी मदद करनी देनी होगी। तो इन पर फ्रांस पर और ब्रिटेन ने किसका संग दिया? पोलैंड का। 17 सितंबर को रूस ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। यानी कि अगर मैं आप सभी को बताना चाहूं, सपोज कीजिए यहाँ पे कौन है? पोलैंड, और यहाँ से हमला कर दिया रूस ने, और जर्मनी यहाँ से हमला कर रहा था, लेकिन उसने क्या, रूस ने कहा कि आप जाके किन से लड़ो? फ्रांस और ब्रिटेन से, हम लड़ लेंगे पोलैंड से। 28 सितंबर को जर्मनी, ये माफ कीजिएगा जर्मनी है, और रूस ने पोलैंड को आसपास में विभाजित कर लिया। यानी कि जो पोलैंड था उसने जर्मनी और रूस ने इसको आधा किसने रख लिया? रूस ने रख लिया, और आधा किसने रख लिया? पोलैंड ने। ठीक है, क्योंकि पोलैंड हार चुका था किससे? रूस से।
9 अप्रैल 1940 को हिटलर के नॉर्वे और डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। दोनों ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। अब ये छोटे छोटे राज्य या छोटे छोटे बंदरगाह क्या करते, हिटलर के सामने जो इतने बड़े राज्य की बहिष्कार के लिए निकला हुआ था, तो उस समय दोनों ने बंदरगाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। 10 मई को बेल्जियम पर आक्रमण और 24 जून तक बेल्जियम और फ्रांस हिटलर के चरणों पर लौटने लगे। यानी कि जो बेल्जियम था, एक सेकंड में आपको मैप के दौरान और अच्छे से डिटेल में समझाना चाहूंगा। ये जो वाला बेल्जियम था, ठीक है, देखिए, यानी कि जो 10 मई को बेल्जियम पर आक्रमण और 24 जून तक बेल्जियम और फ्रांस हिटलर के चरणों में लोटपोट हो गए। यानी कि इन दोनों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया, किसके सामने, हिटलर के सामने। 22 जून 1941 को जर्मनी ने रूस पर धावा बोला। 22 जून 1941 में जर्मनी ने रूस पर आक्रमण बोला, जिसने पोलैंड को हराने में उसकी मदद करी। हुआ क्या था, रूस ने किसको, पोलैंड को हराया, क्योंकि पोलैंड के ऊपर रूस ने जर्मनी ने हमला बोला था, और जर्मनी के ऊपर किसने बोला था, फ्रांस और ब्रिटेन ने। तो रूस ने उस समय इसकी मदद करी थी, लेकिन जर्मनी ने सोचा, यानी हिटलर ने सोचा, अगर मैं जिस समय ऑस्ट्रेलिया पर हमला करने जाऊंगा तो मेरे बीच में आएगा कौन, पोलैंड, माफ कीजिएगा, रूस। तो मुझे रूस को भी हराना होगा और मेरे अंतर्गत करना होगा। 10 जुलाई को जर्मनी का ब्रिटेन पर वायु आक्रमण हुआ। यानी जो जर्मनी थी उस पर किस पे वायु आक्रमण हुआ, कब, 10 जुलाई को। 7 सितंबर 1941 को पर्ल हार्बर घटना, ये काफ़ी प्रचलित घटना है और उस समय काफ़ी लंबी चलती थी। ये नहीं कि एक एक दिन, दो दो दिन, ये वायु आक्रमण काफ़ी लंबे लंबे चलते थे। 1943 में लेनिनग्राद का ऐतिहासिक युद्ध जर्मनी की कमर तोड़ दी। यानी कि उस समय जो रूस के खिलाफ युद्ध हुआ था, वो आप सभी को पता है, रूस सबसे क्षेत्रफल में बड़ा है और उस समय पूरा बर्फीला एरिया है। तो उस समय जर्मन के जो सैनिक थे उनको बर्फ में लड़ने की आदत नहीं थी, तो उनकी वहाँ समय कमर टूट गई। यानी कि कहना चाहूँगा वो समय उस समय बर्फ से हार गए, या फिर और छोटा क्षेत्र होता तो कवर करना आसान होता, लेकिन रूस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा प्रदेश है, तो उस समय वो कवर नहीं कर पाया और जर्मनी की सबसे बड़ी भूल थी इस युद्ध में। 19 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली। यानी कि उसको लगा अब हम वापस हारते हुए लग रहे हैं, तो उसने अपने आप को, कहा जाता है जो उसके संयुक्त दल था उसका एक जो अपन बोलते हैं इसको कंकड़, यानी कि जो हम बोलते हैं अंडरग्राउंड, वो इनका जो इलाका था, वहाँ जाके इसने खुद को गोली मार ली। और काफ़ी महान कवियों का भी यही कहना है कि जो बंकर था उसमें जाता था हिटलर और उसने अपनी आत्महत्या कर ली। 7 मई को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर लिया। जब हिटलर ही नहीं बचा तो जर्मनी क्या करता, तो आप देख सकते हैं हिटलर कैसे एक महान शासक बना, उसने किस प्रकार से पूरे विश्व को एक महायुद्ध की तरफ दोबारा झोंक दिया। यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ वो हिटलर के मुख्य कारण तो हुआ, और हिटलर एक मरने मारने की स्थिति में आ चुका था कि बस मुझे मेरी राष्ट्रवादी भावना और हमारा राष्ट्र सबसे ऊपर है। ये साथ जो मैसोलिनी है उसने भी दिया, इन दोनों की मिली भगत थी ये भी कार्यकाल। ठीक है, मैं आप सभी से एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। मैंने तो बता दिया है कि हिटलर की मृत्यु कैसे हुई है, लेकिन आप सभी बच्चे मुझे एक बार कमेंट में अच्छे से सर्च करके बताएं, क्योंकि हिटलर की मृत्यु अभी भी डिटेल में नहीं बताई जा सकती या फिर सही तरीके से नहीं बताई जा सकती। तो आप सभी बच्चे मुझे डिटेल में बताएं कि हिटलर की मृत्यु कैसे हुई अपने कमेंट बॉक्स में। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें, और आपके लिए ऐसी वीडियोस आती रहेंगी ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके।